हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि सिस्टम के नियम अनुसार मुझे अगर साइन इन करना है तो मुझे अधिक से अधिक जगहों पर जाना होगा, तभी मुझे साइन इन मिलेगा। वहीं गाउशिन बोल रहा होता है कि मैंने सुना हुआ है कि सैंडोंग में जाने से पहले आपको वहाँ पर कुछ अलग से रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता कुछ अलग ही है। जिस पर हमारा सरप्राइज होता है, पूछता है किस तरीके का। जिस पर गाउशिन बताता है कि हाल ही के कुछ साल में मैंने सुना हुआ है कि सैंडोंग में घुस कर के कुछ लोग पहचान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहचान के बलबूते पर जबरन वहाँ घुसने की कोशिश की है। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ तो हमारे सन ऑफ गॉड हैं जो कि काम कर रहे हैं, जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप धर्मा लेवल के रेलम को भी तोड़ सकते हैं, और हेवन और अर्थ के नियमों का आपको एहसास भी हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको कई सारे एलेक्जरों का रास्ता भी मिल सकता है, इसीलिए वहाँ पर कई लोग जाते रहते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि इमोर्टलिटी का रास्ता और इमोर्टल एलेक्जर, क्या उससे बढ़कर कोई चीज़ वहाँ मिल सकती है। जिस पर बोलता है गाउशन कि ये सच है कि सिक्स सन ऑफ गॉड यहाँ पर कुछ समय पहले ही अभी सन ऑफ गॉड की उपाधि हासिल किए हुए हैं, जिनका नाम झाओ ली है। मैंने सुना हुआ है कि उन्होंने अपनी मेहनत से ही कुछ समय पहले ही सैंडोंग में अपना प्रवेश हासिल किया है और वहाँ पर अपना कल्टीवेशन लेवल तक तोड़ा हुआ है। वो इस टाइम पर धारमा लेवल पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने कल्टीवेशन को सैंडोंग पर ही छोड़ दिया है और वहीं पर उससे जोड़ लिया हुआ, इसलिए उन्हें इमॉर्टलिटी की गोली तक को हासिल करने का एक मौका भी मिला हुआ था। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या सन ऑफ गॉड से तुम्हारा क्या मतलब है कि वो बना है। जिस पर कौशन बोलता है कि दरअसल वो जन्म से सन ऑफ गॉड नहीं थे, वो जन्म से बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो सिर्फ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे यूनहुआ सेक्ट में जो कि सन ऑफ गॉड होते हुए काफ़ी गरीब थे, इसीलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, कल्टीवेशन किया, हाई लेवल तक रेलम हासिल किया, और बिना बैकग्राउंड के और बिना सपोर्ट के ही उन्होंने खुद को बहुत ताकतवर बनाया। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने सन ऑफ गॉड की उपाधि हासिल की है। यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें अकेले ही इतना अभिमानी मान लिया था कि वो खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। हालांकि फिर भी उन्होंने अपना कल्टीवेशन नहीं छोड़ा। कई लोगों ने उनके सपोर्ट के लिए कई सारे हर्ब्स को भी लेकर के आए थे, लेकिन फिर भी उन सबको हासिल करने की जगह पर उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया बड़ी एटीट्यूड के साथ, और कड़ी मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं, और वो सिर्फ एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने कल्टीवेशन के साधन के लिए वो सेंडोंग में काम कर रहे हैं, सिर्फ साधन के लिए कुछ स्टोन इकट्ठा करने के लिए, स्पिरिट स्टोन। और एनसी बोलता है कि क्या कोई ऐसा सन ऑफ गॉड जो कि पैसे कमाने के लिए और स्पिरिट स्टोन के लिए काम कर रहा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। खैर, मैं अगर कहूँ तो ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ दिखावा करते रहते हैं। चलो फिलहाल ये सब छोड़ते हैं, सैंडोंग चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। अब तो वहाँ देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब मैंने सोच रहा होता है कि मेरे डैड इस समय अभी भी मेरे लिए इमोर्टल पिल के लिए खोज कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी इमोर्टल पिल हासिल करनी होगी ताकि मेरे डैड को ज़्यादा समस्या ना हो। अच्छा होगा अगर मुझे वहीं पर इमोर्टल पिल का कोई रास्ता या सुराग कुछ मिल जाए। यहाँ पे हमारा गाउशन उड़ते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर, यहाँ पर यूनिवर्स सेक्ट में ही सैंडोंग 300 मील की दूरी पर पड़ता है, और जब हम रास्ते में गुजर रहे होंगे तो ज़रा एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पर एक पर्वत पड़ता है। वो ग्रेट पर्वत पर वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, इसलिए ज़रा सावधान रहिएगा। तभी हमारे एमसी को कोई पकड़ता है, जो कि गाउशन एकदम सरप्राइज था। हमारा एमसी बोल रहा था आखिर ये क्या है। तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को निकल जाता है। हमारा एमसी यहाँ चिल्ला जा रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो एक डीमन बीस्ट है। यहाँ पे गाउशन बोल रहा था कि मास्टर, यहाँ पे हमारे एमसी बोल रहा होता है कि यूनिवर्सेक्ट में एक सन ऑफ गॉड को खाने की हिम्मत कैसे की इसने। जो चिल्लाया जा रहा होता है कि तुम जानते भी हो कि यूनिवर्सेक्ट में किसी भी सन ऑफ गॉड को खाना कितना बड़ी बात है। तुम यहाँ पर बंदी बनाकर रखे हुए हो क्या। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं सुनता और निकल जाता है। यहाँ पर गाउशन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उस पर कंटिन्यू अटैक करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो गाउशन को ही एक जीप से मारकर दूर फेंक देता है। यहाँ पे गाउशन बोल रहा था कि उसने मास्टर को निगल लिया है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके भी उसे बचाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सन ऑफ गॉड को खाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा बेवकूफ़ पागल। नहीं तो वो कंटिन्यू अटैक करता है, मगर गाउशन को एक अटैक के दूर कर देता है गाउशन को। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे हमारा एमसी अंदर आ चुका होता है और हमारे एमसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि ये क्या है, यहाँ तो कंकाल पड़े हुए हैं, शायद ये उसके पेट में रहे हैं जिनका कल्टीवेशन लेवल इसने पूरी तरीके से सोख लिया है। एक मिनट, ये तो डिवाइन बीस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉन्स्टर ने, इस डीमन ने इस तरीके के डिवाइन बीस्ट को खाया हुआ है। ड्रैगन और भेड़ियों की भी लाश यहाँ पड़ी हुई है, तो इसने इतने बड़े बड़े डिवाइन बीस्ट को भी खा लिया, उसे भी नहीं छोड़ा। तभी कपड़े में उसकी एक बूंद गिरता है। तो हमारा एमसी बोलता है कि ये क्या है। ये तो इसका तरल पदार्थ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा है। इसने इतने सारे जानवरों की जान ली हुई है, लेकिन यहाँ तक कि ड्रैगन और भेड़िए को भी नहीं बख्शा।
ये तरल पदार्थ कुछ अलग ही है। हालांकि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि मेरे पास सन डिवाइन बॉडी और इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडी मौजूद है, इसलिए ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। मुझे इस गंदगी से बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ख़त्म खाने की? अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करता है। यानी यहाँ पर गाउशिन अपने लड़े जा रहा था उन मेढक से, और यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी मास्टर आपको बचाऊंगा, फिक्र मत कीजिए। वो अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही मेढक के पेट में दर्द होने लग जाता है। सो गाउशिन भी सरप्राइज होता है कि ये हो क्या रहा है, कि आखिर किस तरह की सिचुएशन। वहाँ वो चिल्लाया जा रहा होता है, वहीं पे हमारा जो एमसी है वो अंदर ना एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है उस मेढक के, जिससे उसे दर्द हो रहा था। बोल रहा होता है मेढक कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मरे क्यों नहीं? हमारा एमसी बोलता है कि तुम बोल सकते हो, क्या बात है, क्या तुम एक डिवाइन बीस्ट हो जो तुम बोल रहे हो? तुम तो लगता है कुछ अलग ही हो। यहाँ पे हमारा एमसी उसे बिजली के झटके देने लग जाता है एक के बाद एक कंटिन्यू, जिससे उसे और तेज दर्द होने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पर गौशन बोल रहा होता है कि ओ नो, लगता है मास्टर सच में सन ऑफ गॉड होने के लायक हैं। उन्होंने उसे निगल लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मेढक के पेट के अंदर मरे नहीं, बल्कि आज मेढक का ही बुरा वक्त आ गया है। सच में मेरे मास्टर कुछ अलग ही लेवल पर हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं, लापरवाही की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर मेढक की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। एंड यहाँ पर बोल रहा होता है कि एक मिनट रुक जाओ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हमारा एमसी बोलता है कि क्या कहा, मैं तुम्हें जाने दूं? क्यों जाने दूं? तुमने तो मुझे निगल लिया है ना, तो मेरे लिए अभी तक पर्याप्त मुझे मज़ा मिला नहीं, चलो और मज़ा करते हैं। वो एक के बाद एक और मारे जा रहा था। यहाँ पे वो चिल्लाया जा रहा होता है कि रुक जाओ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। वो चिल्लाया जा रहा होता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम मुझसे कभी बाहर निकल पाओगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिवाइन बीस्ट की हेवनली डिवाइन बॉडी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे ना मारो। मेरी हेवनली डिवाइन बॉडी बहुत ही खास तरह की बॉडी है, जो कि एक नॉर्मल कल्टिवेशन से ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो इसके साथ साथ ही ब्लास्ट कर जाएगी और तुम भी मर जाओगे। यहाँ पर बेहतर होगा कि तुम मुझे अगर मार दोगे तो तुम अंत काल तक बुरी जगह फंसे रह जाओगे। यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं बेवकूफ़। वो एक लात मारा जा रहा था, वो बोल रहा होता है कि एक बार के लिए मुझे छोड़ दो। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास हेवनली डीमन बॉडी है ना, यहाँ पर डिवाइन बेस्ट की बॉडी है, तो चलो मैं इसे तोड़ देता हूँ। और मैंने सोच रहा होता है कि मुझे याद है मेरे पास 7 स्टार बॉडी को तोड़ने के लिए जो 7 सन ऑफ गॉड की पिल थी और उसकी जो पिन है वो मेरे पास मौजूद है। मैं उसका इस्तेमाल करूंगा और इस निडल से इसके पूरे शरीर को तोड़ दूंगा, क्योंकि ये निडल किसी भी तरीके की बॉडी को तोड़ने में सक्षम है। चलो अब इसे आजमाते जो मुझे उससे मिली हुई है। यहाँ पर बोल रहा होता है मेढक बैठे बैठे कि एक मिनट सन ऑफ गॉड प्लीज़ मुझे रुक जाओ, 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर मुझे हमला मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँ या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे शर्त लगाने के लायक हो? वो अपनी निडल का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एकदम से ब्लास्ट कर जाती है। गाउशिन देखकर सरप्राइज होता है, वहाँ पे एक होल हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी हेवनली डिवाइन बॉडी, ये क्या हो गया मेरी डिवाइन बॉडी को? तुमने क्या किया, ये कैसे टूट सकती है? हमारा एमसी उसकी शरीर से बाहर निकलता है, उसके ऊपर पाँव रखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास हेवनली डिमन बॉडी है ना, तो क्या हुआ? ये पूरी तरीके से बेकार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इमॉर्टल हो? बेवकूफ़। यहाँ पर बोल रहा था 18 सन ऑफ गॉड तुम जिंदा हो? हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, अगर तुम मुझसे भीख मांग रहे हो तो चलो तुम अपनी असली बॉडी दिखाओ। जिस पर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? हमारा एमसी बोलता है कि अपनी असली बॉडी दिखा, वरना मैं आज तुझे मारी डालने वाला हूँ। जिस पर बोल रहा होता है कि एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर उससे दूर होता है और अपनी बॉडी चेंज करता है और एक ह्यूमन में आ जाता है। तो हमारा एमसी बोलता है कि बहुत खूब। यहाँ पे गौशन बोलता है कि ये तो 12 सन ऑफ गॉड है ना। हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तो ये 12 सन ऑफ गॉड है, यानी कि हाँ है। यहाँ पर हान बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम्हें कैसे पता कि मैं मेरी पहचान के बारे में? आज तक इतने समय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ यूनोवा सेक्ट में और इस पर्वत पर, लेकिन कभी भी कोई भी मेरी डीमन बॉडी की वजह से मुझे पहचान नहीं पाया। बहुत से लोग तुम्हें असली चेहरा भी भूल गए हैं, तुम्हें कैसे पता? हमारा एमसी बोलता है कि दरअसल मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। जब तुमने मुझे निगल लिया तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि कोई भी डीमन इतना ताकतवर नहीं है कि किसी यहाँ पर डिवाइन सेक्ट या फिर सन ऑफ गॉड को निगल सके। लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की कि एक सन ऑफ गॉड को निगल गए, यानी कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात होगी जो तुम इतने ताकतवर हो कि सन ऑफ गॉड को भी निगल सको। तो अब मुझे समझ में आया कि तुम 12 सन ऑफ गॉड हो, ना कि कोई डीमन हो। तुम्हारे पास सिर्फ डीमन बॉडी है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जिस पर बोलता है कि आसान बात है, तुम बहुत कमज़ोर हो।
हमारा एमसी बोलता है क्या कहा मैं बहुत कमज़ोर हूँ। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है। मैंने फाइटिंग पवेलियन में 14 सन ऑफ गॉड को हराया हुआ है। मैंने 7 सन ऑफ गॉड की जान ली है और भी बहुत से काम किए हैं। बहुत लोगों को हरा करके बहुत कुछ हासिल भी किया हुआ है। तुम अभी शायद कुछ नहीं जानते। जिस पर बोलता है कि क्या, लेकिन मैं यहाँ इतने साल से हूँ, इसलिए इतनी अधिक समय में मुझे कुछ पता नहीं चला है। लगभग मैं यहाँ पर 6 महीने से हूँ, इसलिए बाहरी दुनिया के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। जिस पर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं है। तो क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हर समय इस तरह की हरकत होती है। जिस पर बोलता है कि मुझे पता था नहीं था, मेरे मतलब है कि मुझे ढंग से नहीं पता था कि तुम यहाँ से गुजरने वाले हो। तभी तो मैंने यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया कि मैं तुम्हें बचाऊँ या फिर नहीं बचाऊँ। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 18 सन ऑफ गॉड के बारे में जो अफवाह थी वो सच निकल गई है। मुझे लगा कि तुम्हारे बारे में जो पहले अफवाह थी कि तुम बहुत कमज़ोर हो वो सच है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अफवाह झूठी है। और दूसरी अफवाह जो फैलाई गई कि तुम बहुत बदल चुके हो, वाकई में सही है। तुम्हें मैं बहुत बुरी हर तरीके से हरा सकता था, लेकिन तुमने तो मुझे ही हरा दिया है। गाउशन बोलता है कि 1 मिनट मास्टर, क्योंकि ये 12 सन ऑफ गॉड हैं और आधे साल से यहाँ पर हैं, तो ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने जानबूझकर हम पर हमला नहीं किया है। मुझे डर है कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं बल्कि जानबूझकर हमला किया गया है। ये सोच समझी चाल है इनकी। इस पर आंसर बोलता है कि ये कॉन्सिडेंस हो या फिर ना हो, लेकिन इसका अभी तक हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 12 सन ऑफ गॉड, क्या ख्याल है? तुम 6 महीने से यहाँ घात लगाए बैठे हुए थे मुझ पर हमला करने के लिए, है ना? तुम किसी के बारे में भी कुछ भी पता नहीं लगा सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझ पर सिर्फ और सिर्फ एक गलती से हमला करो। जिस पर गाउशन बोलता है कि मास्टर, 6 सन ऑफ गॉड पार्क, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो इस सब के पीछे हो? कहीं आपको उस पर तो शक नहीं है? और आखिरकार सौंडोंग में उन्होंने तो आपको इनवाइट किया है। मुझे लगता है कि उनका यहाँ पर बुलाने का सिर्फ मतलब यही है क्योंकि वो सेबल माउंट से होकर गुजरते हैं और सेबल माउंट पर ये यहाँ पर बैठा हुआ था। हमारा हमसे बोलता है कि चाहे हो या फिर ना हो इसके पीछे वो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग था। मुझे मज़ा आया इस चीज़ पर और इस यात्रा पर। जिस पर हान बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है मैं अगली बार आपको रीपे करूँगा, इसीलिए प्लीज़ आपकी जर्नी अच्छी हो। यहाँ पे वो जाने लग जाता है। तो हमारा एमसी बोलता है 1 मिनट रुक जाओ। तो पीछे मुड़ता है। समारा हमसे बोलता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कब बोला? जिस पर बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैंने जो गलती की उसके लिए मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। अब तुम क्या चाहते हो? हमारा एमसी बोलता है कि मुझे अपना सिंजियांग दे दो। मैंने जा कहा जल्दी करो। जिस पर बोलता है दिमाग खराब हो गया है, बेवकूफ़, परेशान मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना सिंजियांग दे दूंगा? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है। अपनी नीडल निकालता है और बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मरेंगे तो हम दोनों मरेंगे। ये नीडल तो तुम्हें याद ही होगा ना? जिस पर वो बोलता है कि ये नीडल तो डिवाइन बॉडी को ख़त्म करने के लिए। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, ये डिवाइन बॉडी को ख़त्म करने के लिए। तुम्हारी आधी डिवाइन बॉडी तो ख़त्म हो चुकी है, तो आधी बची हुई है, तो मैं तुम्हें पीट करके तुम्हें ख़त्म कर दूं, इधरवाइज तुम खुद ही दे दो। जिस पर वो नीडल को छोड़ देता है हमारा एमसी। वहीं पर वो वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आज ख़त्म कर डालूंगा। हमारा एमसी अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब देखो मेरी सन डिवाइन बॉडी की पावर। वो एक ही बार में उसे अटैक करता है। जिस पर बोलता है कि ये बिल्कुल भी बेकार है। यहाँ पर निडल भी आती है और सीधा जाके उसके पेट में लगती है और वो सीधा जाके दीवार में चिपक जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि क्या हुआ? जिस पर बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारा एमसी बोलता है कि सिंजियांग दो जल्दी से, मुझे मुझे वो चाहिए। जिस पर वो अपनी सिंजियांग को निकालता है और बोल रहा होता है कि ये लीजिए, ये रहा हमारा सिंजियांग। वो जैसे ही पकड़ता है हमारा एमसी बोलता है चलो जल्दी से अब इससे अपना कनेक्शन तोड़ दो। जिस पर बोलता है कि प्लीज़ मुझे ज़िंदा रहने दीजिए, अब मुझे एक बार जीने का मौका दीजिए। अगर ऐसा किया तो मैं एम्प्रर के रास्ते पर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा और ना ही कभी सन ऑफ गॉड बनने की कगार पर आ पाऊंगा। मैं उसकी लड़ाई से भी बाहर हो जाऊंगा एक बार के लिए। हमारा एमसी बोलता है कि तुमने मुझ पर हमला किया है, मैं कोई माफ़ी नहीं दूंगा। जब तुमने मुझे अपने पेट में निगला तब तुम्हें याद नहीं आया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ सोचने के लिए। या तुम अपना सिंजियांग देकर उससे कांटेक्ट तोड़ो, तुम जीतो या फिर हारो। मेरे प्रति तुम नीची दृष्टि से बस मत देखो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर उसे गुस्सा तो आता है मगर मजबूरी में वो कुछ कर नहीं सकता है। सो मजबूरी में आकर के ही सही, लेकिन सिंजियांग से अपना कांटेक्ट तोड़ लेता है। वही हमारा एमसी खून के जरिए वापस से सिंजियांग से अपना कांटेक्ट बना लेता है। एंड यहाँ पर बोलता है कि बहुत खूब, वहाँ पर एक बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे हमारे एमसी का जो सिंजियांग होता है हान का, वो सिंजियांग जैसे हमारे एमसी के पास आता है एक पर्वत का रूप ले लेता है। तो हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह, ये एक पहाड़ बदल गया, हमारा मतलब इसके पास एक पहाड़ की ताकत थी। चलो
मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर मुझे 18 के 18 सिंजियांग एक साथ मिल जाते हैं तो मेरी ताकत कितनी हो जाएगी। शायद शायद मेरी ताकत इमॉर्टल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये समय आने वाला है बहुत जल्द। वहीं पर बोल रहा था कि 18 सन ऑफ गॉड, अब तो मुझे पूरी तरीके से सिंजियांग से आपका हो चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो अब मुझे जाने दीजिए। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। एक, या तो तुम सिलेंडर करके मेरे साथ आ जाओ या फिर तुम मर जाओ। अब इस बात को सुनने के बाद वो गुस्सा करता बोलता है कि ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा हुआ था कि अगर तुम मेरा सिंजियांग ले लोगे तो बदले में तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन तुम तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और उस नीडल को अपने पास बुला लेता है और वो नीचे गिर जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और लेकिन इतनी आसानी से नहीं। बदले में तुम्हें मेरा नौकर बन करके रहना होगा, और अगर तुम मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर रिबेल करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। आज से मैं तुम्हारे ऊपर सवार होऊंगा और हमेशा कहीं भी जाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, वरना तुम मारे जाओगे। बोलो, सर्वेंट बनोगे या मारोगे? जिस पर वो बोलता है घुटने पर बैठते हुए कि हर कोई कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड की जितना भी टैलेंट है वो पूरी तरीके से बर्बाद है, वो दुखी और बेकार व्यक्ति है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि आप बहुत ताकतवर हैं। 18 सन ऑफ गॉड, बाकी सारे जितने भी देवपुत्र हैं, जितने भी सन ऑफ गॉड हैं, आप उनसे बहुत ही निर्दयी और ताकतवर हैं। आखिरकार अंत में आप ही जो सन ऑफ गॉड की पोजीशन को हासिल करेंगे और एम्परर के रास्ते को ढूंढेंगे। आज से मैं आपको सर्व करने की कसम खाता हूँ। और यहाँ पर वो अपना रूप चेंज करता है और एक मेढक बन जाता है और बोलता है कि मास्टर, अब मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप कभी एम्परर बनेंगे तो मैं भी अपने आप के लिए टॉप पर पहुँच जाऊँगा। हमारा एमसी उसके ऊपर बढ़ता है और बोलता है चलो अब चलते हैं। यहाँ से वो जाने लग जाते हैं। तो कौशिक बोलता है कि वाह मास्टर, आप तो बहुत लकी हैं कि आपने इतना कुछ करके दिखा दिया है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी किसी सन ऑफ गॉड के पास भी कोई दूसरा सन ऑफ गॉड जो कि उसकी सवारी के रूप में होगा। यहाँ पर ऊपर से एक बंदा देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि पहले तो उसने याची के साथ 14 सन ऑफ गॉड को हराया, उसके बाद उसने 11 सन ऑफ गॉड को भी हराया था, उसे भी खत्म कर चुका है वो। यकीन नहीं हो रहा है, मानना पड़ेगा किंशु, तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हो, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अलग, और अब तुमने 12 सन ऑफ गॉड को भी हरा दिया है। तो यहाँ पर ये कोई और नहीं तो बल्कि 7 सन ऑफ गॉड यानी कि ली होता है। तो यहाँ पर बोल रहा होता है उसका सर्वेंट कि ये हो क्या रहा है मास्टर, उसने 14 सन ऑफ गॉड, 12 सन ऑफ गॉड, 11 सन ऑफ गॉड सबको हरा दिया है, और उसने हमारे साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी करा है क्योंकि फ्लोटिंग करने दाव दाव पर लगा हुआ था ना, इसीलिए। तो अब बताइए मास्टर, अब हमें क्या करना है? जिस पर वो बोलता है कि कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अंत में सारी चीज़ें मेरे ही पास आएंगी, इसलिए फ़िलहाल उसे वहाँ पर सैंडोंग में आराम से जाने दो। यहाँ पर गौशिन बोल रहा होता है कि मास्टर, वो देखिए हम सैंडोंग में आ चुके हैं। वो वहाँ पर जो आइलैंड पे तैर रहा है ना नदी पर, वही है सैंडोंग, लेकिन वहाँ पर उड़ते हुए जाना मना है। हमारा एमसी बोलता है कि हेवन और अर्थ के नियमों के निशान सैंडोंग में वापस में वाकई में बहुत ही कमाल का है। जिस पर गौशन बोलता है लेकिन मास्टर, हमें इससे नीचे उतरना होगा क्योंकि हम यहाँ पर उड़ते हुए नहीं जा सकते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम उड़ते हुए ही जाएंगे सैंडोंग पर। जिस पर बोलता है कि लेकिन मास्टर, वहाँ पर वो मेढक तुरंत कूदे जा रहा होता है और यहाँ पर मशीन शेप को दिखाया जाता है सैंडोंग का सीन, जहाँ पर पार्क अपने एक व्यापारी के साथ बैठा हुआ होता है। ये वही व्यापारी तो जो सट्टेबाज होता है और घटिया किस्म का होता है। जो वह व्यापारी बोल रहा होता है कि 16 सन ऑफ गॉड, पिछली बार 18 सन ऑफ गॉड तैरता हुआ द्वीप जीत गए थे जिसकी वजह से हमें बहुत घाटा हुआ था। क्या इसकी भरपाई हम इस तरीके से कर सकेंगे? वो पहाड़ तो अभी पूरी तरीके से खजाने का पहाड़ बन चुका है, अगर वो मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। जिस पर पार्क बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, और वैसे भी जब उसके पास पैसा आ गया इसलिए तो मैंने अपने पुराने दोस्त को याद किया है। पिछली बार वो बहुत भोला था, इसीलिए मैंने ही उसे शराब और यहाँ पर डीमन लेडी की गंदी आदत लगवाई हुई थी, लेकिन मैंने सुना है कि वो पहले से काफ़ी बदल गया है। जिस पर बोलता है सर्वेंट यानी कि वो व्यापारी कि क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर हमारे जासे में आएगा? जिस पर पार्क बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, चाहे वो कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन फिर भी वो हमारे ही पास आएगा। मैंने पहले ही उसके लिए जितने भी संसाधन हैं वो सब छीन लिए थे और काफ़ी समय से मैंने उससे कांटेक्ट भी नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर उसे डीमन फेरी मिल जाए तो एक बड़े कल्टीवेशन के लिए हमें संसाधन आसानी से मिल जाएंगे और हम बहुत कुछ कर पाएंगे, भरपाई भी कर लेंगे उसकी। जिस पर वो बोलता है बंदा कि चिंता मत करो, वैसे भी मैं कई साल से व्यापार में हूँ, मुझे यकीन है कि 14 सन ऑफ गॉड के साथ यहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड को हम पूरी तरीके से लूट लेंगे और उसका 60% आपको मिल जाएगा।
जिस पर बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे सौदा कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि ऑफ कोर्स, ये सौदा हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन क्या वो आ चुके हैं? बोलता है कि देखो ज़रा, कहीं 18 सन ऑफ गॉड आए तो नहीं हैं। तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि इसे कोई कोई ज़रूरत है नहीं मुझे देखने की। यहाँ पे हमारा एमसी सीधा मेढक के साथ कूद कर चला आता है, जिससे कि उन दोनों का हाल बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे, कौन है ये जो सैंडोंग में इस तरीके से आया हुआ है? क्या इसे इतना नहीं पता है कि सैंडोंग में उड़ते हुए आना पूरी तरीके से गैर कानूनी है? एक बंदा बोल रहा होता है कि मैंने सुना हुआ है कि ये 18 सन ऑफ गॉड हैं, जिन्हें 16 सन ऑफ गॉड ने डीमन फेरी को बेचने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड, आप इस तरीके से कैसे आ सकते हैं? वहीं पर गावशन होता है जो कि बोल रहा होता है कि ये तो वही गंदा कमीना व्यापारी है मास्टर, इसके पीछे हमने कितना शर्त लगाई हुई थी और कितना कुछ हारने वाले थे मास्टर। ये बहुत ही गंदे तरीके से काम करता है और बहुत ही घटिया किस्म का व्यापारी है, इसलिए इससे ज़रा सावधान रहिएगा। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नीचे देखते हैं। वो तुरंत नीचे आता है और बोलता है कि नियम तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे नियमों को मानूंगा? नहीं। यहाँ पर व्यापारी सरप्राइज रहता है एंड यहाँ पर पार्क बोल रहा होता है कि अरे वाह मेरे दोस्त, तुम आ गए हो। तुम तो मेरे यहाँ पर अतिथि हो, सबसे खास गेस्ट हो तुम। यहाँ पर बोल रहा होता है कि लेकिन मास्टर, ये बताइए कि आप इस पालतू बिस्ट को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? पालतू जानवर लाना मना है। तभी वो एक जोर से मारता है हान और बोलता है कि मुझे पालतू जानवर मत बोलो बेवकूफ़। यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और तुरंत चेंज होकर के वापस से हान के रूप में आ जाता है। जिसे देखने के बाद बोलता है कि 12 सन ऑफ गॉड आप यहाँ पर, तो क्या आप इनके सर्वेंट बने हुए थे? लेकिन आप 18 सन ऑफ गॉड के साथ कैसे आए? जिस पर हान बोलता है कि बकवास बंद करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? हाँ, और तुमने मुझे क्या कहा था, उसका पालतू जानवर? जिस पर बोलता है कि ओह क्योंकि मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए डीमन फेरी आने वाली है। यहाँ पर सभी लोग उसका इंतज़ार करते हैं और वो लड़की यहाँ पर आ भी जाती है, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत हो रही होती है। सभी लोग बोलते हैं कि वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो कमाल की है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आसमान से आई हुई परी है ना। सभी लोग उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे कि वो बहुत खूबसूरत है, ऐसी है वैसी है, और बोल रहे थे कि हमारा एमसी उसे जीत कर लेके जाएगा। हमारे एमसी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो यहाँ पर पार्क बोलता है कि ये सबसे सुंदर फेरी है डीमन फेरी, इसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा हुआ है, और तुम चाहो तो तुम इसे खरीद सकते हो। इसे एक राजकुमारी का दर्जा भी मिला हुआ है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है ओह। वहीं पार्क बोलता है कि आज तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम्हारे पास सबसे खूबसूरत डीमन फेरी होगी, सबसे कीमती होगी, और वो तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ तुम अच्छी बोली लगाओ। मेरे अनुमान के हिसाब से तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए 5,000 यहाँ पर सोल स्टोन शायद काफ़ी रहेंगे, है ना? या फिर अगर मैं कहूँ तो 1 लाख स्पिरिट स्टोन के साथ तुम पूरी रात इसके साथ बातचीत कर सकते हो। हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह, ये डीमन फेरी तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक भी है, तो क्यों ना मैं इसे ख़रीद लूँ। जिस पर बोलता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ तो ये काफ़ी अच्छी है, जल्दी करो, चलो बोली लगाओ। वैसे भी तुम्हारे पास तैरता हुआ आइलैंड है ना? मैंने उस फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में सुना हुआ, उसमें सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुम्हारे लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन की संख्या तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम उसे पूरी तरीके से खरीद सकते हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो रहे होते हैं। वहीं पर एक बंदा बोल रहा होता है एक दूसरे बंदे से कि मुझे माफ़ कीजिएगा, 6 सन ऑफ गॉड। तो ये 6 सन ऑफ गॉड कोई और नहीं होता है बल्कि झांगली होता है। तो यहाँ पर उसे ग्रीट कर रहा होता है, क्योंकि 6 सन ऑफ गॉड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची पदवी है। तो बोल रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि ये लीजिए, इसे आप एक्सेप्ट कीजिए। वो कुछ पैसे देता है, बोलता है कि बस इतना ही? तो बोलता है कि अच्छा, और हाँ ठीक है, ये लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 6 सन ऑफ गॉड ने, इतनी ऊंची पोस्ट रहने वाले व्यक्ति ने मुझे शराब पिलाई। जिस पर बोलता है कि चलिए कोई बात नहीं, थैंक्स। यहाँ पे हमारा एमसी भी देख रहा होता है, उसे बोलता है कि वो तो 6 सन ऑफ गॉड है ना? जिस पर पार्क बोलता है कि हाँ वो 6 सन ऑफ गॉड है, झावली। मैंने उसके बारे में सुना कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है और उसके साथ रहना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से ये पोजीशन हासिल की है और बहुत कुछ किया हुआ उसके लिए वो अपना कल्टीवेशन पूरा करने के लिए ढेर सारे स्पिरिट स्टोन को कमाने की कोशिश करता है। इसलिए वो यूनुआ में आकर के कई सारे अमीरजादों के लिए सर्व करता है। और क्योंकि वो इतनी ऊंची पोस्ट में है, तो इतनी ऊंची पोस्ट का व्यक्ति यहाँ पर अगर हमें सर्व कर रहा हो तो हमारी वो जो पोजीशन है और जो हमारा नाम है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इसीलिए वो लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन समझते हैं अपने आप को। इसीलिए वो यहाँ पर काम करता है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और अच्छे खासे। हमारा एमसी बोलता है अच्छा, तो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए वो अपनी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उन्हें एक लॉयल्टी टाइप का फील होता है, जिसकी वजह से उसे पैसे मिलते हैं। तो उसके पास कोई पूंजी या मुनाफा नहीं है ना। चलो, यहाँ पे पार्क बोलता है कि हालांकि मैंने सुना हुआ है कि 6 सन ऑफ गॉड हमेशा से ही डीमन फेरी को पसंद करता आया हुआ है, इसीलिए इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए, तुम उससे ले जाओ। ये कंपटीशन तुम चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। तो बताओ, तुम उसके लिए
कितने बोली लगाओगे, वो आज रात के लिए सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं इसमें शर्त लगाता हूँ। जिस पर बोलता है कि हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, कितनी शर्त लगाना चाहते हो? तो कान खोल कर सुनिए, 18 सन ऑफ गॉड अब हमारे साथ शर्त में शामिल होने वाली हैं। तो बोली है 1 लाख स्पिरिट स्टोन। हमारा एमसी बोलता है कि 1 स्पिरिट स्टोन। अब इस बात को सुनकर के वो भी सरप्राइज रहता है, और जितने भी वहाँ लोग हो रहे होते हैं वो भी सरप्राइज हो रहते हैं कि 1 स्पिरिट स्टोन। एक बंदा बोलता है कि क्या 18 सन ऑफ गॉड के पास इतनी ताकत होने के बाद भी क्या सिर्फ 1 स्पिरिट स्टोन? हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मैंने सुना हुआ है कि 1 स्पिरिट स्टोन इसलिए पर्याप्त होगा। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि लेकिन 1 स्पिरिट स्टोन कैसे, ये तो बहुत ज़्यादा है। डीमन फेरी की स्थिति को बहुत कम आंक रहा है वो। हाँ, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर सभी लोग उसकी बुराई करते हैं। वहीं पे वो परी भी बोल रही होती है, वो लड़की यानी कि 18 सन ऑफ गॉड ये अफवाहों से बहुत अलग है। मैंने सुना हुआ था कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन 1 स्पिरिट स्टोन। जिस पर पार्क बोलता है कि लॉक इन क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी नाक कटवाने वाले हो? हमारा एमसी बोलता है कि हाल ही में मैंने अपना इंटरेस्ट बदल दिया है, अब मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर बोलता है तो तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? जिस पर बोलता है कि मुझे कल्टीवेशन में इंटरेस्ट है, और मैं यहाँ पर किसी लड़की को देखने के लिए नहीं बल्कि सैंडोंग में सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए आया हुआ हूँ। मैं जितना हो सके उतना कल्टीवेशन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करके हम धर्मा रेलन तक पहुँच सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कल्टीवेट करना चाहता हूँ। और मैंने सोच रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ़, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे बेवकूफ़ बनाने की? वो खिसिया करके खुद के पाँव पटक रहा होता है पार्क। यहाँ पे वो व्यापारी आता है, बोलता है कि अब क्या होगा 18 सन ऑफ गॉड, अगर अगर 18 सन ऑफ गॉड ने उसे नहीं खरीदा तो वो हम हाँ दो बैठेंगे अपने पैसों से। वो मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर वो बोलता है पार्क, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बदल गया है। जिसे अपने हाथ से जिस किंजू को मैंने बिगाड़ा हुआ था, वो सचमुच में बहुत अलग ही चीज़ है। वहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड यानी कि झांग ली भी देख रहा होता है, और बोल रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ पर इतनी कम स्पिरिट स्टोन की बोली लगा करके वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। और वो गुस्से में उस स्टोन को क्या उस पत्थर को तोड़ देता है अपने हाथ में जो पानी का गिलास होता है, और बोल रहा होता है कि हिम्मत कैसे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वहीं हमारा एमसी कल्टीवेशन किए जा रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, मुझे यहाँ पर एक अलग टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही होती है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समय मुझे एक आराम और सुकून मिल रहा है। ये दायरा एक अलग ही तरह का दायरा है, लेकिन यहाँ इतनी स्पिरिट स्टोन और इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई भी साइन इन ट्रिगर नहीं हुआ मुझे, ऐसा क्यों? लेकिन वहीं पर तुरंत जो है सिस्टम एक्टिवेट होता है और साइन इन के लिए बोल देता है कि आपने यहाँ पर साइन इन कर लिया है, और आपको फिर से यहाँ पर एक नई स्पिरिचुअल पावर मिल चुकी है। हमारा एनसीवन सोच रहा होता है कि ऊपरी सीमा, क्या मुझे यहाँ पर साइन इन के लिए एक संख्या सीमा है? ऐसा लगता है कि साइन इन के लिए मुझे जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना होगा, और साइन इन करने के लिए मुझे वापस से काम करना होगा। ओह, कितना मुश्किल है। यहाँ पर सभी लोग हमारे एमसी को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये क्या है। वहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि सभी लोग कान खुलकर सुनिए, 18 सन ऑफ गॉड ने यहाँ पर सैंडोंग में आकर के स्पिरिचुअल बोली लगाई हुई है कि 1 स्पिरिट स्टोन, तो इसके बदले में आप सभी लोग ऊंची बोली लगा सकते हैं और इस लेडी को जीत सकते हैं। तो बताइए कौन बोली लगाना चाहता है? लेकिन एक भी बोली नहीं आती है। जिस पर बोलते हैं कि कोई भी बोली नहीं लगाना चाहता है, लेकिन क्यों? ये बहुत खूबसूरत लड़की है। यहाँ पर व्यापारी वन सोच रहा होता है कि ओह नो, अगर कोई भी बोली नहीं लगाएगा तो 18 सन ऑफ गॉड एक स्पिरिट स्टोन के साथ इसे खरीद लेंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। हमारे 1 लाख स्पिरिट स्टोन का सपना और हमारी भरपाई सब खत्म हो जाएगी, हम लॉस में चले जाएंगे। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अरे नहीं यार, मैं नहीं लगाऊंगा। वैसे भी अगर मैं बोली लगाता भी हूँ तो अंत में 18 सन ऑफ गॉड ही जीतेंगे, वो इससे भी ज़्यादा बोली लगा देंगे। हाँ वैसे भी वो बहुत ताकतवर और पैसे वाले हैं, और वो मौसे भी तो उसके साथ है। हाँ सही कहा, मुझे बोली लगाना बेकार है। वहीं पर हान को गुस्सा आ रहा था और बोल रहा होता है कि वो लोग मुझे इस तरीके से जानवर बुला रहे हैं, मुझे इस तरीके से जानवर सुनना पसंद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे, क्या तुम मरना चाहते हो? दूसरा बंदा बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड जैसा उनका नेचर है, अंत में वो कंपटीशन उससे कोई कर ही नहीं पाएगा, अंत में ज़्यादा बोल लगा करके उसी को जीत जाएंगे। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है बोल लगाने वाला कि लगता है कि यहाँ पर इस पर कोई भी बोली नहीं लगाना चाहता है, तो इसीलिए 18 सन ऑफ गॉड ही जीत पाएंगे। तभी वहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड यहाँ पर झांग ली बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर 1000 स्पिरिट स्टोन का दांव लगाता हूँ। अब इस चीज़ को सुनकर तो सभी लोग सरप्राइज थे कि 1000 स्पिरिट स्टोन, क्या ये पागल हो गया है? यहाँ पर सुना है कि उससे प्यार करता है। वहीं वो लड़की बोल देती है कि 6 सन ऑफ गॉड, आप इस तरीके से मंच की स्टाफ नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से आप यहाँ पर बोली लगाने के योग्य नहीं हैं, आप यहाँ सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिस पर बोलता है कि लेकिन ये गलत बात है, वो एक स्पिरिट स्टोन की बोली लगा करके तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम इतनी काबिल हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए और बोली लगाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आज अपनी भावना तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इस चीज़ को सुनने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज देते हैं। जिस पर लड़की बोल देती है कि बकवास मत कीजिए,
देखिए यहाँ पर अपनी एक गरिमा है, यही कारण है कि इमॉर्टल प्लेटफॉर्म हमेशा फलता फूलता रहता है। इस तरीके से आप अपनी गरिमा को नहीं तोड़ सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिक्स सन ऑफ गॉड इस चीज़ को समझेंगे। इस समय बोली के लिए मुझे 18 सन ऑफ गॉड ने लगाया हुआ है, इसीलिए अगर वो एक स्पिरिट स्टोन पर भी मुझे खरीदना चाहते हैं तो नियम के अनुसार मंच की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं इस नियम को मानने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो बोलता है कि तुम जानती हो कैसे विनम्र रहा जाता है, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। 18 सन ऑफ गॉड, तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। यहाँ पर गाउचिन बोल रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ मेरे मास्टर ने एक स्पिरिट स्टोन लगाया है, उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इतनी सुंदर लड़की पर कोई दूसरा यहाँ पर बोल लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा इनकी हिम्मत क्यों क्या हो गया है। क्या इन लोगों ने खुद ही हिम्मत हार दी? वहीं पर बोल रहा होता है हान कि ये वाकई में बहुत ही कमाल की बात है, मेरे मास्टर तो कमाल के हैं, वैश्यावृत्ति में भी बहुत आगे हैं, कोई उनके सामने टिक ही नहीं पा रहा है। वहीं हमारा एमसी तो अलग ही मन सोच रहा होता है, क्योंकि हमारा वो एमसी नहीं, वो तो बदल चुका है ना, इसीलिए वो कुछ और ही सोच रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि पिछले 10,000 सालों में यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो अब तक गायब हो चुकी है, और तो और यहाँ पर जो निर्माण का काम था और जो रास्ता था वो भी अब महसूस नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यहाँ पर आना पूरी तरीके से समय की बर्बादी है। यहाँ तक कि मैं यहाँ पर धर्मा रेलम पर भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो भी नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर बंदा आता बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड। हमारा एमसी बोलता है कि क्या हो गया है, जिस पर बोलता है कि देखिए, आज आपने बोली लगाई हुई है तो इस कंपटीशन को आप जीत चुके हैं। आपके एक स्पिरिट स्टोन की बोली कोई और लगाना ही नहीं चाहता है, ये आप जीत चुके हैं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या, मैंने तो सिर्फ एक ही स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई हुई थी, तो कोई और क्यों नहीं लगाना चाहता है? मैं तो कुछ बोला ही नहीं था। क्या गजब है। यहाँ पर लड़की बोलती है कि मास्टर, मैं आपको ग्रीट करती हूँ, तो चलिए आप चाहें तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, आज से मैं आपकी दासी हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है ठीक है, जाओ, जाकर दूर खड़े हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। और मन सोच रहा होता है कि समझ में नहीं आ रहा मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे किसी लड़की से या किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ कल्टीवेशन से मतलब है, ताकि मैं इमॉर्टल हो सकूँ। और वैसे भी मेरे पास एक डीमन लेडी मौजूद है, वो भी वो पागल लड़की, वो अगर एक और आ गई तो पता नहीं क्या होगा, मेरा तो दिन ही खराब हो जाएगा। यहाँ पर वो बोल रहा होता है एक बंदा कि ये क्या है, 14 सन ऑफ गॉड, 18 सन ऑफ गॉड, इस तरीके से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की की इस तरीके से बेइज्जती करना, ये तो बहुत ही गलत बात है, उसने पहले भी अपनी खूबसूरती से बहुत लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि उस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। वहीं वो लड़की बोली होती है कि आखिर इसका क्या मतलब है मास्टर, आपने मुझे इस तरीके से क्यों बेइज्जत किया है? जिस पर हमारा अंशी बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा है ना, अपने काम से काम रखो और मेरे काम में डिस्टर्बेंस मत पता करो। जिस पर लड़की बोलती है कि मास्टर, मैं आपकी दासी हूँ, क्या इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ भी नहीं है? अगर आप चाहें तो कुछ पीने के बाद से थोड़ा आराम कर सकते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे परेशान करना बंद करो, बेवकूफ़ लड़की कहीं की। यहाँ पर इस चीज़ को सुनने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज होते हैं कि अचानक हमारे एमसी क्या हो गया है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इस तरीके से फेरी का अपमान किया हुआ है। वहाँ वो लड़की बोल रही होती है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम ऐसे बात कर रहे हो, मुझे डर है कि तुम अपनी पहचान इस तरीके से खो दोगे। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जल्दी से चले जाओ, अगर तुमने मेरी और बेइज्जती की तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो यहाँ पर किसी भी तरीके कोई ना कोई डीमन जरूर आ जाएगा, सभी जगह यह अफवाह फैल जाएगी कि एक डीमन फैरी एक सन ऑफ गॉड को इस तरीके से अपमानित कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मंच मेरी सोच से कई अधिक गहरा है। अब मुझे अब और अगर बेइज्जती सहनी पड़ी तो मैं इस सबको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी कोई बोला होता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये कोई और नहीं होता बल्कि 6 सन ऑफ गॉड यानी कि झांग ली होता, जो कि बोल रहा होता है कि डीमन फैरी से तुम इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, कि तुम पागल हो चुके हो। हमारा एमसी बोलता है कि डीमन फैरी, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस डीमन फैरी से, और वैसे भी फैरी की उपाधि इतनी महान है कि यावाची की पवित्र लेडी इसके लिए कुछ भी नहीं लगती है। इसे तो फैरी होने का मतलब भी नहीं पता है। अगर इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत है तो वो है यावाची की फैरी। तुम्हें पता भी है उसने कितनी मेहनत से और बहुत भी कड़ी परिश्रम के बाद से उस रूटलेस पूल से खुद को बदला है, और वो एक रियल फैरी कहलाने के लायक है, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बेवकूफ़ लड़की को मैं अपना मनाऊंगा? हाँ, तुम इसके से लड़की को व्यवहार करते हो, मैं तो तुम पर हंस रहा हूँ और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। जाओ, जो करना है करो। अगर तुम उसके साथ एक फैरी जैसा व्यवहार करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में वो पूरी तरीके से बेकार है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई फैरी है। मेरे लिए सिर्फ एक ही फैरी है और वह यावाची की फैरी, यानी कि लेडी सेंट, जो कि इससे लाख गुना खूबसूरत है।
एक चीज़ और, जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरे अलाइटमेंट या फिर इस दायरे से बाहर निकलने में परेशान मत करो, मुझे अपने काम करने दो। जिस पर बोलता है कि यू बास्टर्ड। तभी वो लड़की बोलती है कि सिक्स सन ऑफ गॉड, मैंने आपको कहा हुआ है ना कि कुछ मत कीजिए, मैं 18 सन ऑफ गॉड की अब दासी हूँ, आपको चुप रहना चाहिए। जिस पर वो बोलती है लड़की कि बस इतना ही, आज मेरे पास यहाँ रहने लायक अब कोई चेहरा नहीं रह गया है, इसीलिए फ़िलहाल इस वक्त मैं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो फेरी जाने लग जाती है। सो यहाँ पर बोल रहा होता है सिक्स सन ऑफ गॉड की, एक मिनट रुक जाओ। वहाँ पर बोलता है हमारे एमसी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने आज बहुत कुछ कर दिया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसकी इस तरीके से बेइज्जती कर सकते हो। क्या तुम जानते भी हो कि इस टाइम पर मैंने सबसे ज़्यादा लेवल हासिल किया हुआ है और मैं इस टाइम पर धर्मा लेवल पर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि सिक्स सन ऑफ गॉड, मैं कह सकता हूँ कि मुझे बातें घुमा फिरा करके ये समय बर्बाद करने वाली बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कहना है सीधे कहो। जिस पर वो बोलता है कि अब तक मैं झावली सारे के सारे लेवल्स में सबसे ऊपर धर्मा रेलम तक पहुंच चुका हूं और सबसे मजबूत हूं इस जगह पर, लेकिन तुमने तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास अंदर इतना एटीट्यूड है। क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? तुमने अब तक कुछ हासिल नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अमीर हो, तो उसके अनुसार तुम अपनी दुनिया में किसी की भी बेइज्जती कर सकते हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या? जिस पर वो बोलता है कि इस बात को छोड़ दो कि तुम मुझसे बेहतर परिवार से आते हो, बाकी सब तुम्हारे ऊपर बेकार है और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ हाई रैंक के परिवार से आते हो और कुछ नहीं। तुम जैसे लोग, मुझे बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होती, तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक सिक्स सन ऑफ गॉड होने के नाते मैंने बहुत सारा कल्टिवेशन किया हुआ है और अपने परिवार के बैकग्राउंड पर मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा, लेकिन तुम अपने परिवार पर बैकग्राउंड पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो। क्या मतलब है तुम्हें इस बात का? मैंने कुछ समय पहले अपना लेवल अप किया हुआ है, लेकिन तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया। 18 सन ऑफ गॉड, इतनी शक्ति है क्या तुम में कि जब तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो? तुम्हारे ये अपमान शब्द, तुमने जो उस डीमन फेरिक लिखा है उसे वापस ले लो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बार कह रहा हूँ कि अपना लिमिट मत क्रॉस करो, समझ में आया? मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है? लेकिन इतना उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम बाद में चलते हैं, तुम खुद ही देख लो इस चीज़ को। और वो वहाँ से चला जाता है हमारा एमसी। इस चीज़ को बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं। वहीं हमारा एमसी खड़ा होता है और उस पानी के नीचे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अमन सोच रहा होता है कि अब इस दुनिया में आओ, मेरा समय आ चुका है, जल्दी करो। सभी लोग सोच रहे थे कि कर क्या रहा है यहाँ पे। हमारा एमसी सोच रहा होता है इस संसार में बहुत ज़्यादा अनलाइटमेंट है। आज तक इस दुनिया में जितनी भी रहस्यमय शक्ति है, मैं उन सभी चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। मन सोच रहा होता है कि चलो अब कल्टिवेशन की बात आ जाती है, और हमसे अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करता है। और अपने जितने भी हेवन और अर्थ के नियम में जितने समझ रहे होते हैं वो सब लोग देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या इसने इतना जल्दी अलाइटमेंट हासिल कर लिया और हेवन और अर्थ के नियम को समझ लिया। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतना जल्दी इतने सारे अर्थ हेवन और अर्थ के नियम को समझना बहुत बड़ी बात है। 18 सन ऑफ गॉड में एक ही बार में 9 नियमों को समझ लिया है। हाँ, ये तो कमाल ही कर दिया। हमारे पे हमारा एमसी अपनी पूरी स्पेशल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है और सिक्स सन ऑफ गॉड भी इसे सह नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि क्या ये सिक्स सन ऑफ गॉड से ज़्यादा ताकतवर हो गया है? मुझे लगता है कि हाँ, सही कहा, इसने एक ही बार में 6 से ज़्यादा नियमों को समझ लिया है। शायद जितनी अफवाह हमने सुनी हुई थी वो सारी सारी झूठी हैं। ये तो बल्कि अफवाहों के बिल्कुल विपरीत है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, लेकिन इस मंच पर आकर के क्या वो हेवन और अर्थ के नियमों को इतनी आसानी से कोई इंसान समझ सकता है? दूसरा बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि 10,000 साल में सिर्फ कोई एक ही इंसान है जो कि इमॉर्टल पिल को इस तरीके से हासिल कर सकता है और उसे ट्रिगर कर सकता है। सिक्स सन ऑफ गॉड से ज़्यादा ताकतवर है ये। यहाँ पे हमारा एमसी सब कुछ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि धर्मा रेलम, और यहाँ पर मुझे साइन इन करने के लिए सिस्टम का आखिरी रिवॉर्ड वो भी अब तक नहीं मिला है। मुझे यहाँ पर निर्माण के लिए सब और कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिल चुकी हैं और यहाँ पर मेरी असली ताकत निहित है। चलो अब यहाँ पे हमारे एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के एक गोले को ऊपर फेंकता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है और वहाँ पर पूरे पानी में उबाल आने लग जाता है। यहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या ये सब कुछ शुरू हो गया है? क्या उसने यहाँ पर मंचन शुरू कर दिया है? पूरी की पूरी नदी हिल रही है। क्या सच में वो इसे खोलने में सक्षम है? सभी लोग बोल रहे होते हैं। वहीं पार्क बोल रहा होता है कि उसने सचमुच में ऐसा कर लिया।
मुझे लग रहा था सभी लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में उतना इसने इतना सक्सेस हासिल कर लिया है। क्या बात है, ये पहले जैसा केंचू नहीं रह गया है। ये पहले जैसा बेकार नहीं, बल्कि पहले के मुकाबले काफ़ी सुधर गया है। वहीं वो व्यापारी बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने कुछ समय पहले बहुत लोग को हराया है, यहाँ तक कि उसने फाइटिंग पवेलियन में भी 14 सन ऑफ गॉड को हराया। मुझे डर है कि शायद अब हम उसे दबा नहीं पाएंगे। जिस पर पार्क बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो रहेगा तो मेरे ही साइड पर ना। और वैसे भी आज तक जितने भी लोग हुए हैं वो उन सबसे ताकतवर तो नहीं हैं। हमेशा से ही मैं देखता आ रहा हूँ, जो लोग तो समझदार बनते हैं वो लोग बेवकूफ़ भी होते हैं। वहीं हमारा एमसी अपना ब्रेक थ्रू कर रहा होता है एंड अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। आसमान में काले बादल छा गए हैं, अंधेरा आ गया है, ऐसा पहली बार देखा हुआ है। तभी वहाँ से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। यहाँ पे हमारा एमसी देवी देख रहा होता है उस मॉन्स्टर को, जिसे देखने के बाद सिक्स सन ऑफ गॉड बोलता है कि ये तो प्राचीन काल का अंडरवर्ल्ड है। तो क्या अंडरवर्ल्ड को इसने बुला लिया है? सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा 3 ताकतों में से एक माना जाता है। मृत्यु के बाद जितने भी लोग हैं वो सब इसी में जाते हैं और इन्हें पाताल लोक में कैद कर लिया जाता है। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड को बुलाने की ताकत रखता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये पहले ख़त्म हो चुका था ना? मैंने तो सुना हुआ था कि एम्परर के साथ साथ ये भी गायब हो चुका है। लेकिन ये पाताल लोक एम्परर के साथ गायब नहीं हुआ, तो लगता है जिंदा है। सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, सैकड़ों हज़ारों सालों में पूरी दुनिया से गायब हो गया था, लेकिन आज ये फिर आ गया है। वही पार्क देखकर सरप्राइज हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने पाताल लोक को बाहर निकाल लिया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये पुराने जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। शायद अब इसे निचोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं हमारा एमसी उसे देखते हुए मन सोच रहा होता है कि मैंने ब्रेक थ्रू किया है और धर्मा लेवल तक पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ ये भी बाहर आ चुका है। लेकिन आखिर ये है क्या चीज़? जो सोल और जो यहाँ पर सोल लेवल है, क्या ये उससे यहाँ पर कन्फेस होकर आई हुई है? आखिर ये है क्या? सृष्टि में 3 ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनमें से एक पाताल लोक माना जाता है। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं धर्मा रेलम पर पहुंच चुका हूं और मैं अपनी सोल को संघनित कर रहा हूं, इसी कारण मैं पाताल लोक को बाहर ले पाया हूं? यहाँ पर पाताल लोक को देखे जा रहा होता है और यहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि तुम कैसे हो? तुमने ये कर दिखाया आखिरकार, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। हेवन के लोगों को बनाने वाला तुम ही हो। यहाँ पे हमारा एमसी सरप्राइज रहता है। यहाँ पर उससे आवाज़ आ रही होती है कि स्वर्ग लोगों को बनाता है और सृष्टि अनंत है। अब इस बात का मतलब पता नहीं क्या होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है। और ये क्या है? वहीं पर उससे एक तेज़ रोशनी निकलती है जो हमारे एमसी के सीधा दिमाग पर जाकर बैठती है। यहाँ पे हमारे एमसी की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने जाती है। सो कोई बोल रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये तुम ही होगे। यहाँ पर बोले जा रहा होता है कि तुमने 9 ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन है टेक्निक को सीखा हुआ है। तुमने एक इसकी टेक्निक को सीख लिया, ये हेवन जितनी ताकतवर है, पाताल लोक, तुमने उसका द्वार भी खोल लिया है। यहाँ पर हमारे एमसी को कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और मन सोच रहा होता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, कि पूरा का पूरा पाताल लोक क्या जीवित प्राणी है जो कि मेरे शरीर में आ गया है? क्या पाताल लोक सिर्फ एक सूचना का स्थान नहीं है? कुछ भी समझ में नहीं रहा। मैं तो इस दुनिया में 3 स्थानों के बारे में जानता हूँ, जिनमें से एक ये पाताल लोक भी है, लेकिन ये कुछ अलग ही है। यहाँ पर उसमें से अजीब सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिससे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज हो रहा होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये पाताल लोक कहाँ गायब हो गया है? यहाँ पर वो पाताल लोक गायब हो गया। वहीं पे सब लोग बोल रहे थे कि मैं सोच रहा था कि 18 सन ऑफ गॉड ने हमें ये मौका दिया हुआ है, लेकिन क्या वो 6 सन ऑफ गॉड ज़्यादा ताकतवर हैं? वहीं पर 6 सन ऑफ गॉड बोलता है कि ये तो बहुत रिडिकुलस हैं, पाताल लोक आखिर इससे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर पाताल लोक का आना लगभग नामुमकिन है और इसके हाथ से निकलना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और वैसे भी इसकी तुलना यहाँ पर एम्परर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये कभी भी इमॉर्टल पिल को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। 18 सन ऑफ गॉड अभी भी मुझसे बहुत कमज़ोर ही है। सभी लोग सरप्राइज होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इस जस्ट अपेरियंस है ना, 6 सन ऑफ गॉड, तुम ज़रा ध्यान से देखो कि अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं सचमुच में बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे दायरे से बाहर निकल चुका हूँ। इस बार मेरे पास सोल है जो कि मुझे दायरे से बाहर निकल रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब क्या होने वाला है। वहीं आसमान से बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे एमसी के ऊपर गिर रही होती है। हमारा एमसी अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कराता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है? क्या इसने 9 सेक्ट को समझ लिया है, 9 धर्म को? आखिर ये इसमें सक्सेस कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा हूँ क्योंकि पूर्वज इसमें प्रवेश नहीं कर पाए, तो ये है क्या 11? ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है। यहाँ पर एक गोला बन चुका होता है हमारे एमसी के आसपास एनर्जी का, जिस पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या है? क्या ये एक नई डिवाइन कॉन्शियस है? यहाँ पर
हमारा एमसी बताता है कि मेरी पिछली जो डिवाइन कॉन्शियस है वो एक रेशम के कीड़े में बदल चुकी हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ एक दूसरी डिवाइन कॉन्शियस भी जन्म ले लेगी। वहीं पर दरवाज़ा खुलता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर पाताल लोक दरवाज़ा खुल रहा है, क्या यहाँ पर कुछ निकलने वाला है? क्या उसने इमॉर्टल पिल को एक्सेप्ट कर लिया है? सभी लोग बोल रहे होते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड तो बहुत ताकतवर है, हमने एक बार उसकी वजह से ये चमत्कार देखा हुआ है, सच में हमने कमाल कर दिया। यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है उससे। एंड यहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं ये क्या है, जिस पर पार्क बोलता है कि ये क्या इमॉर्टल पिल है, एक इंसान के आकार की? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। एक एम्परर में कहा जा सकता है, क्या इसकी तुलना एक एम्परर से की जा सकती है? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मानव रूपी इमॉर्टल पिल बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ज़्यादा कीमती भी। यहाँ पर अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, सभी लोगों को दे रहा होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा अलग महसूस हो रहा है। तो क्या ये है इमॉर्टलिटी की पिल? ये तो कमाल की है। ये 1 लाख साल में बहुत बहुत मुश्किल से दिखाई देती है, मुझे अनुमान नहीं है। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि वाह, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये तो कमाल हो गया है, ये इमॉर्टलिटी की पिल कमाल की है, मुझे कल्टीवेशन करना चाहिए। यहाँ पर हान भी बोल रहा होता है मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी कल्टीवेशन करना चाहिए। वो भी बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि वाह, मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा है। इमॉर्टल पिल, इसकी सुगंध और चेतना, उसने मेरी पूरी पूरी चेतना को साफ कर दिया है। हेवन, एक डीमन की बॉडी, मैं करीब ही आने वाला हूँ लगभग उसके। यहाँ पर सभी लोग कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं कि जीवन में सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है। सभी लोग बोल रहे थे कि वाह, ये अपॉर्चुनिटी हमें 18 सन ऑफ गॉड की वजह से मिली हुई है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें वो बुरा बोलने के लिए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर वो पिल अपने आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रही होती है और सीधा हमारे एमसी के पास भी एक गोला बना देती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। वहीं पर एक छोटा सा आकार ले लेता है इंसान का, जो कि हमारे एमसी की डिवाइन चेतना होती है। हमारा एमसी बोलता है कि ये मेरा सेकंड कॉन्शियस है, लेकिन ये तो बहुत अलग है, ये तो बिल्कुल एकदम रहस्यमय संसार की तरह दिख रहा है। मेरी छोटी चेतना पिछली बार से मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटी है। यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये इमॉर्टल की पिल इस दुनिया में आई हुई है, ये चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर बहुत सारे हाथ उस इमॉर्टल पिल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, वो अंदर चली जाती है और बंद हो जाता है दरवाज़ा। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ओ नो, ये इमॉर्टल पिल इतनी आसानी से किसी को कैसे मिल सकती है? इमॉर्टल पिल फिर से प्रकट हुई और महान युग आरंभ होने वाला लगता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही भयानक है, वो वापस चली गई है। सभी लोग बोल रहे थे कि ओ नो, मैंने कल्टीवेशन नहीं किया, गॉड फादर के लेवल तक मैं पहुंचने ही वाला था, उसने मुझे यहाँ पर लेवल अप कर दिया। वो इमॉर्टल पिल हाथ ही नहीं लग पाई। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि इमॉर्टल पिल और धर्मा क्षेत्र, यहाँ पर मैं धर्मा लेवल तक रेलन तक पहुँच चुका हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारा एमसी मैंने सोच रहा होता है उस कॉन्शियस को देखते हुए, जो कि इंसान की तरह दिख रही होती है। मैंने सोच रहा होता है कि ये सिर्फ मेरी कल्टीवेशन से शक्ति से नहीं बढ़ी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेरी डिवाइन कॉन्शियस है, वो भी सेकंड डिवाइन कॉन्शियस, लेकिन ये इंसान के आकार की है और ये पहले मुकाबले काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। यहाँ पर वो डिवाइन कॉन्शियस सीधा हमारे एमसी के दिमाग में घुस जाती है। हमारे एमसी को कुछ अलग फील हो रहा था। हमारा एमसी मैंने सोच रहा होता है कि डिवाइन कॉन्शियस मेरे अंदर चली गई है और मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही सोल मौजूद हो। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भविष्य में मेरी इंद्रियाँ कैसे काम करने वाली हैं, देखते हैं। तभी वो बोलता है कि 6 सन ऑफ गॉड, पहले तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी ताकतवर जैसा नहीं हूँ, तो अब क्या हुआ? अब तुमने मुझे जो बार बार उकसाया उसकी सज़ा भोगोगे। क्या तुम इस बात के लिए कंफर्म हो या नहीं? जिससे बेचारे की फट जाती है। सो वो बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड, हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अब तुम मुझसे कमतर नहीं हो, तुम मुझसे ताकतवर हो। लेकिन तब भी झाओली एक सामान्य परिवार से आता है, यानी कि वो अपनी बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी दूसरे के सामने सर नहीं झुकाया और मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानने वाला हूँ। भले ही इस टाइम पर तुम मेरे बराबरी क्यों ना हो, लेकिन तब भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चलो यहाँ से चलते हैं फेरी। जिस पर वो फेरी बोल देती है, यानी कि डीमन परी, कि नहीं 6 सन ऑफ गॉड, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ इस टाइम पर। भले ही तुम भविष्य में उससे आगे निकल जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन उसकी ही मैं सर्वेंट हूँ। यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि 1 मिनट रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? जिस पर वो बोल रहा होता है कि 1 मिनट, क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की है, तुम्हें क्या लगता है कि दिखावा करके तुम इतनी सस्ती चीज़ से निकल जाओगे? यहाँ पर अपना हाथ रेडी करता है स्पिरिचुअल एनर्जी का और बोल रहा होता है
कि तुमने जितनी मेरी बेइज्जती की है ना, उसके बदले में मैं तुम्हें हाथ से दबा डालूंगा। यहाँ पर बोल रहा होता है सिक्स सन ऑफ गॉड कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। तुम धर्मा लेवल को अभी भी तोड़े हुए हो, लेकिन मैं इतने साल से इस चीज़ को कर रहा हूँ। मेरा कल्टीवेशन तुमसे ज़्यादा है। यहाँ पर तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर अपनी तलवार रेडी करता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बोलता है कि इसके हाथ को काट दो। वही हमारा एमसी बोलता है कि बस तुम एक चींटी की तरह हो, जाओ रेशम की कीड़ी उसे खा लो। वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी से उसकी जो पुरानी कॉन्शियस होती है, वो रेशम का कीड़ा बन चुका होता है। तो रेशम का कीड़ा उसकी पूरी पूरी तलवार को एक ही बार में खा जाता है, जिसे देखने के बाद से तो उसकी मुझसे भी खून निकला था और सरप्राइज होता है। बोल रहा होता है तुमने ये कैसे किया। वही हमारा एमसी अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलीज करता है और बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, और उसे पूरी तरीके से दबा देता है हाथ के नीचे। यहाँ पर सभी लोग सरप्राइज देते हैं कि क्या हो रहा है। एक बंदा बोल रहा होता है कि ओ नो, ये तो मॉन्स्टर है, कितना ज़्यादा भयानक है ये आदमी। यहाँ पे हमारा एमसी अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि जब वो कमज़ोर था तब उसने उसे बहुत सारी बातें सुनाई हुई थी। तब यहाँ पर पार्क बोलता है कि किंशु, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम इतनी शक्तिशाली आखिर हो कैसे गए। तभी वहाँ पर सर्वेंट बोलता है, यानी कि वो नौकर, कि ये क्या हो रहा है 18 सन ऑफ गॉड, 16 सन ऑफ गॉड इस तरीके से आपके संसाधन को अब लगता है निचोड़ नहीं पाएंगे। वहीं पर दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि सही कहा। यहाँ पर व्यापारी बोलता है कि भले ही 18 सन ऑफ गॉड बदल जाए, लेकिन फिर भी वह है तो आप एक साइड ना। जिस पर बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। वो कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन किसी इंसान का नेचर बदलना कठिन होता है। वो एक ना एक टाइम बाद मेरे पास ज़रूर आएगा। मुझे बस कुछ समय दो, उसके बाद मैं वापस उसे बुरियत लगवा दूंगा। हमारा एमसी बोलता है कि सिक्स सन ऑफ गॉड। जिस पर वो एकदम सरप्राइज होता है, बोलता है कि ओ नो, लगता है मैं भी पकड़ा गया। तो बोलता है कि लिन क्यों, क्या हो गया, तुम्हें पास कुछ कहने के लिए है। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, तुमने पहले मुझे बहुत लूटा हुआ है। तुम ही थे ना जो यहाँ पर तुमने मुझे इमॉर्टल मंच पर बुलाया हुआ था, है ना। अब मैं सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपना हाथ तैयार करता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिस पर बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो। हमारा एमसी बोलता है कि गलत, गलत समझ रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो। जिस पर बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमारा एमसी बोलता है कि क्या मजाक कर रहे थे, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और वो एक हाथ से उसे पूरी तरीके से दबा देता है। यहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हैं कि ओ नो, वो पूरी तरीके से दब गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। वहीं पर हान बोलता है कि ओ नो, मास्टर इतने ताकतवर हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्हें देखकर तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनका सर्वेंट हूँ। शायद एक समय बाद मैं भी उनकी इतना ताकतवर हो पाऊंगा। यहाँ पर ऊपर से सारा का सारा नज़ारा सेवन सन ऑफ गॉड देख रहा होता है। सो उसका सर्वेंट बोलता है कि उसने एक ही दिन में 3 सन ऑफ गॉड को हरा दिया है। मुझे डर है कि 18 सन ऑफ गॉड बहुत जल्दी फेमस होने वाला है और बहुत ताकतवर हुई। मास्टर, क्या आप अभी भी किंशु को कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हम इसके बाद उसे दबा भी नहीं पाएंगे, और भविष्य में वो शायद हमारा दुश्मन बनेगा तो हमारे लिए खतरे की बात होगी। जिस पर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, जो इंसान जितना ज़्यादा दिखावा करता है वो अंदर से उतना कमज़ोर होता है, और जो इंसान छुपाता है वो बहुत ताकतवर होता है। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द यहाँ पर फेस्टिवल शुरू होने वाला है, और कुछ ही दिन में उस फेस्टिवल में इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला है। वहीं हमारा एमसी वहाँ से निकल जाता है और सिक्स सन ऑफ गॉड की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो गुस्सा कर रहा होता है कि किंशु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतनी शर्मनाक बात मैंने कभी महसूस नहीं की है आज तक। एक सिक्स सन ऑफ गॉड होने के बाद भी इतनी बेइज्जती और इतना झुकाव मैंने कभी महसूस नहीं किया है। क्या इस तरीके से होती है एक हार की भावना। तभी वहाँ पर फैरी आती है और उसे दिलासा देना शुरू कर देती है, उसका हाथ पकड़ के, कि तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो। हे ईश्वर के पुत्र, आप अत्यंत प्रभावशाली हैं और आपकी सफलता व्यर्थ नहीं जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। चूना लगा रही होती है। यहाँ पर बोलते हैं कि फैरी, तुम थोड़ी देर पहले यही लड़की बेइज्जती की थी और अब ये वापस से चुन लगा रही है। भरोसा करने लायक होती ही नहीं है। जिस पर बोल रही होती है कि आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि एक न एक टाइम आता आप उसे ज़रूर हराएंगे। जिस पर बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से कह रही हो, वैसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी अनसक्सेसफुल चीज़ देखी हुई है, तब मैं सक्सेस हुआ हूँ इतनी मेहनत के बाद। इसीलिए मैं आगे वाले टाइम पर और मजबूत बनूंगा और उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर बोलती है कि मुझे भी पूरा यकीन है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस पर बोलता है कि थैंक यू सो मच, डोंट वरी। वैसे मास्टर, आप मुझे मेयर बुला सकते हैं। सो इसका नाम मेयर होती है। सो यहाँ पर बोल रहा होता है कि मेयर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम बाद किंशु को पूरी तरीके से घुटने पर ला कर रख दूंगा और उसे तुम्हारे सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर करूंगा। थोड़ी देर तक तो खुश रहती है, उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाती है, एकदम टेबल टाइप का, यानी कि ये भी एक चालबाजी है। यहाँ पर हमें फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाता है, जहाँ पर हमारा किंशु बोल रहा होता है कि मास्टर, यूनुआ में आपके जो मास्टर थे वो वापस आ चुके हैं, और अब 10 दिन बाद यहाँ पर फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है, सन ऑफ गॉड का फेस्टिवल, जिसमें कई सारे सन ऑफ गॉड आएंगे और इकट्ठा होने के बाद आपस में लड़ाई करेंगे। इसमें जान का भी खतरा रहेगा। हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह, वो समय आ गया है।
लोग जो लोग पर्दे के पीछे छुपे हुए थे वो सारे के सारे अब सामने आएंगे। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और बोलती है कि मास्टर, मुझे कुछ बात करनी है। हमारा एमसी बोलता है कि क्या हो गया है, जिस पर बोलती है कि दरअसल मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, तो तुम तुरंत चले जाओ। गाओशिन, एक काम करो, इसके लिए जो इसके डैड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फल हैं और जो स्पिरिचुअल पावर से भरे हुए हों और कई सारे हर्ब्स हों वो उन्हें दे दो। जिस पर बोलता है कि ठीक है मास्टर, लेकिन हमारे पास कोई भी स्पिरिचुअल फल है नहीं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या, लेकिन स्पिरिट स्टोन स्पिरिचुअल फल बहुत सारे आए हुए थे ना, पूरा का पूरा एक आइलैंड बराबर हमने फल जीता हुआ था, तो कहाँ गया। जिस पर बोलता है कि मास्टर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मास्टर, ये हमारा गोडाउन है जहाँ पर सभी सभी स्पिरिचुअल फल, स्पिरिट स्टोन और बाकी सारी चीज़ें हम रखते हैं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भरी हुई होती हैं। अब यहाँ पर आइए। हमारा एमसी दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर गुठलियों का ढेर होता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है कि क्या बायजू तुमने ये सब कुछ खाया है। जिस पर वो डकार लेते हुए बोलती है कि हाँ, वो मैंने थोड़ा सा खाया हुआ है। क्यों, अच्छा नहीं है। हमारा एमसी बोलता है कि किस जन्म की भूखड़ हो, तुमने गोदाउन के सारे फल खा लिए। जिस पर बोलती है कि हाँ देखा हूं ना मैं महान। हमारा एमसी बोलता है कि महान भुक्खड़ जानवर कहीं की, आखिर ये कैसी डीमन है, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो गाउशिन। जिस पर गाउशिन बोलता है कि पहले तो यकीन नहीं था मास्टर, लेकिन इसे देखने के बाद यकीन हो गया है। सचमुच में इसने पूरा का पूरा पहाड़ ही खा लिया। हमारे एमसी का और गाउशिन का रिएक्शन ही अलग होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है आखिर 21 जन्म की पेटू मॉन्स्टर है, इतनी भयंकर मॉन्स्टर तो कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर बोलती है कि फल खाने के बाद मैं अब काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ आजकल, तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फल खाते खाते मुझे बहुत ज़्यादा आजकल टैन होने लग गया है, चलो तो मैं सोने जाती हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि क्या कहा, फल खाने में भी से थकान हो रही है, ये कुतिया भविष्य में पता नहीं मैं इस कुतिया को कैसे पालने वाला हूँ। फिर हमें यहाँ पर जीवन पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी फिर से साइन इन करने के लिए आया हुआ होता है। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने जीवन पहाड़ी पर फिर से साइन इन किया हुआ है और आपको एक रिवॉर्ड मिला हुआ है और वह स्पिरिट का फल। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि चलो, एक स्पिरिट का फल तो मिला, यहाँ पर इतनी कोशिश करने के बाद मुझे एक स्पिरिट का फल मिला है। हालांकि मुझे कोई दूसरा रिवॉर्ड ढूंढना होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं बार बार साइन इन कर रहा हूँ वैसे वैसे इसका रिवॉर्ड छोटा होता चला जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जल्दी से जल्दी। ये फल भी उतना स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ नहीं है, देखते हैं क्या हो सकता है। और बाईजू वो बेवकूफ़ पूरा का पूरा फल ही खा गई है। तभी वहाँ पर फिर से साइन इन बोलता है सिस्टम कि आपने यहाँ पर 100 बार साइन इन किया हुआ है जीवन पहाड़ी पर, इसीलिए आपको एक दूसरा रिवॉर्ड मिलता है। तो हमारा ऐसे बोलता है कि दूसरा रिवॉर्ड वो क्या है। जिस पर बोलता है कि ये आपके लिए एक टैटू है, जब कोई भी दुश्मन आपको हराने की कोशिश करेगा तो आप उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं इसकी वजह से। ये एक तावीज़ की तरह है और ख़ास तौर पर ये आपको कंट्रोल को भी कंफर्म करके उसे पूरी तरीके से आपके बाहर से बाहर निकाल देगा। हमारा एमसी के हाथ में वो चिपक जाता है। तो हमारा एमसी बताता है कि 100 दिन साइन इन करने के बाद से मुझे ये तावीज़ मिला हुआ, जिसकी वजह से अगर मैं किसी के कंट्रोल में आता हूँ तो ये मुझे उस कंट्रोल से एक बार के लिए बाहर निकाल देगा, और अगर मैं चाहूँ तो एक बार के लिए मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये एक ही बार काम करेगा। वही हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे वहाँ पर आते हैं। सो एक बंदा बोल रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड मेरे साथ शामिल हो जाओ। दूसरा बंदा बोलता है कि चलो मेरा आदेश सुनो। यहाँ पर ये दोनों दोनों बंदे सन ऑफ गॉड थे। जिस पर हमारा ऐसे बोलता है कि तुम लोग कौन हो। जिस पर वो बंदा बोलता है कि मैं 17 सन ऑफ गॉड हूँ। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है सींग वाला कि मैं 15 सन ऑफ गॉड हूँ। यहाँ पर इस 17 सन ऑफ गॉड का नाम होता है जेन, वहीं पर 15 सन ऑफ गॉड का नाम होता है ये हुआन, तो हम इसे हुआन ही बोलेंगे। यहाँ पर हुआन बोल रहा होता है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। हमारा एमसी बोलता है तो मेरा तुम लोगों से क्या लेना देना है। जिस पर जैन बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। हमने 13 सन ऑफ गॉड के साथ अलायंस किया हुआ, मेरा मतलब है 3 सन ऑफ गॉड के साथ, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और फ्लोटिंग आइलैंड पर, मून फ्लोटिंग आइलैंड पर उनके साथ रह करके उनके कंट्रोल में काम करो। बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मान लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हमारे आदेश को मानो। हमारा एमसी बोलता है कि क्या कहा, मैं तुम्हारे आदेश को मानूँ। तुम लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसाने लग जाते हो। अच्छा बताओ कि तुम लोग अलायंस क्यों करना चाहते हो सारे के सारे सन ऑफ गॉड के साथ। तुम लोग क्या उसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे। जिस पर यून बोलता है कि हम लोग अनएक्सपीरियंस्ड हैं। कुछ दिन पहले ही हमें ये न्यूज़ मिली हुई है कि यहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है सन ऑफ गॉड का, और हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम सन ऑफ गॉड के लिए इकट्ठा लड़ सकें। इसीलिए हम 3 सन ऑफ गॉड के साथ बैठ करके हमने बात किया और उनके साथ अलायंस कर लिया है। अगर तुम समझदार हो तो तुम भी अलायंस कर सकते हो, क्योंकि इस सम्मेलन में और इस सन ऑफ गॉड की वॉर में सभी लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हमने ये सब कुछ किया। क्योंकि अगर कोई एक सन ऑफ गॉड ताकतवर हो और वो यहाँ पर एम्पर के रास्ते पर निकल जाता है तो उसी के नीचे हम भी ताकतवर हो सकते हैं। एक तरीके से हम सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अकेले लड़ना पूरी तरीके से बेकार है। लेकिन सम्मेलन में एक ही तरीके के अगर कोई लीडर होगा
तो हम कमज़ोरों को भी थोड़ा बहुत ताकत मिलेगी, इसलिए हम उसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं उदाहरण में कहूँ तो थ्री सन ऑफ गॉड काफ़ी सारे जो सन ऑफ गॉड है जो उससे कमज़ोर हैं उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए बोल रहा है और तैयारी करवा रहा है, जिसकी बदौलत वो खुद इतना ताकतवर है कि एक बार जीत जाएगा और हम सब उसे फॉलो करते हुए उसकी बराबर की ताकत एक टाइम बाद हासिल कर लेंगे। और यही है, वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है इसीलिए। हर बोलता है अच्छा, तो क्या मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ? जिस पर बोलता है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी समझदार हो, क्या बात है, अगर तुम थ्री सन ऑफ गॉड को अपना फ्लोटिंग आइलैंड दे दो तो तुम ग्रेट एम्पर के रास्ते पर एक टाइम बाद उसकी बराबरी पर पहुंच जाओगे। हमारा एमसी बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं उसके पास शामिल नहीं होगा, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। अब इस चीज़ को सुनने के बाद तो दोनों सरप्राइज होते हैं। तो यहाँ पर यून बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे करने की? हमारा एमसी बोलता है कि एक मिनट एक मिनट, मेरे पास सन डिवाइन बॉडी है और उसके पास मून डिवाइन बॉडी है। मैंने एक बार उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके पास भी अभी भी ये ताकत है, मेरी ताकत उससे ज़्यादा ही है। तभी वहाँ पर जैन बोलता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, हम जिस टाइम पर सम्मेलन में तुमसे मिलेंगे फेस्टिवल में सन ऑफ गॉड के, उस टाइम में हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे इकट्ठा होकर के। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? जिस पर जैन बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, क्या तुम दोबारा हमसे ये बात सुनना चाहते हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हो और जो लोग मेरे साथ खेल खेलते हैं मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता हूँ। वो अपनी पाम टेक्निक का यूज़ करता है, जिस पर यून बोलता है कि क्या तुम हमें हराने की कोशिश कर रहे हो 18 सन ऑफ गॉड? क्या तुम सचमुच में सोचते हो कि तुम इमॉर्टल हमारे साथ कुछ भी कर लोगे? जन कान खोल के सुनो, हमें इसे खत्म कर देना होगा और यूनिवर्स सेक्ट में हम अपना नाम स्थापित करेंगे। जिस पर बोलता है कि ठीक है, दोनों दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारा एमसी एक ही बार में अटैक को नलीफाई कर देता है और अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है कि अब बहुत हो गया। दोनों आसमान में उड़ते हैं। सुयुन बोलता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं धर्मा लेवल रेलम पर पहुँच चुका हूँ और अभी तक मैंने अपने डिवाइन एक चेतना को भी एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए इसे ख़त्म करना ही होगा। ये हमसे बहुत कमज़ोर है, हमें इसे मिलकर ख़त्म करना होगा, चलो। यहाँ पर बोल रहा होता है कि ठीक है, दोनों दोनों हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा होता है यून कि एक बार मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ तो फिर देखते हो तुम कैसे लड़ते हो, तुम कहाँ छुपते हो, तुम्हारी जो कॉन्शियस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तुम्हारे सिर में भयंकर दर्द होगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर जेन बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया। वो भी हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है। हमारा एमसी बोलता है सचमुच में तुम्हारा ये अटैक तो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। यहाँ पर हमारा एमसी सोल वॉर्म को स्टार्ट रिलीज़ करता है। यहाँ पर सोल बॉम्ब को जैसे ही वो बुलाता है वो सोल बॉम्ब अपनी एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है और हमारा एमसी उनकी सारी सारी एनर्जी को एक ही बार में सोखने लग जाता है। जिस पर यहाँ पर यून बोलता है कि तुमने तुमने मेरी चेतना को सोख लिया, ये कैसे हो सकता है? मैं 15 सन ऑफ गॉड तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही वो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लग जाता है। वहीं पर जो 17 सन ऑफ गॉड होता है भागने की कोशिश कर रहा होता है तो सोल बॉम्ब उसे भी पकड़ लेता है और यहाँ पर उसकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेता है। हमारा इंसान सोच रहा होता है कि यहाँ पर 9 ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक और बाकी सारे टेक्निक और सोल बॉम्ब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। चलो अच्छी बात है कि मेरे पास इस वक्त दो दो ताकतें हैं। सोल बॉम्ब का तो पेट बिल्कुल भर चुका होता है। हमारा अंशिमन सोच रहा होता है कि इसने दो सन ऑफ गॉड को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसकी चेतना अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर 14 सन ऑफ गॉड बोल रहा होता है कि या मेरा मतलब 15 सन ऑफ गॉड बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी कॉन्शियस के साथ क्या किया हुआ है? हमारा एमसी बोलता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे अपना सेंजियांग दे दो, मैं तुम्हें ख़त्म नहीं करूँगा। जिस पर बोलता है कि हमारे पास सेंजियांग नहीं है, हमने पहले ही 3 सन ऑफ गॉड को अपना सेंजियांग दे चुका हुआ है। तभी हमारा एमसी उसके ऊपर एक अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसी बकवास करने की। यहाँ पर 17 सन ऑफ गॉड भी बोलता है कि सिंजियांग हमारे पास नहीं है, हमने ऑलरेडी 3 सन ऑफ गॉड को उस पर शासन करने के लिए दे दिया है क्योंकि अब हम उसकी कंट्रोल में हैं। हमारा एनसी बोलता है कि ठीक है, तब मैं तुम्हें कैद कर लूँगा और अपने आइलैंड पर कैद करके रखूँगा क्योंकि वहाँ मेरा कंट्रोल चलता है। जब वो तुम्हें छुड़ाने के लिए आएगा तो मैं उनसे उसके बदले में सिंजियांग मांग लूँगा। यहाँ पर वो उन दोनों को पूरी तरीके से कैद कर चुका होता है। यहाँ पर बाइजू बोल रही होती है कि अरे वाह, तुम दो नए और पेट ले आए। यहाँ पर हान को भी गुस्सा आ रहा होता है, मतलब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था क्योंकि जहाँ कोई इसे जानवर बुला रहा है। सो बोल रहा होता है कि आपने इन दोनों को यहाँ पर लेकर के आ तो गए, लेकिन आप इतनी बड़ी मुसीबत को पालेंगे कैसे? सचमुच में मुझे बहुत ज़्यादा आप पर प्राउड है कि आपने इसे भी पकड़ लिया। यहाँ पर 15 सन ऑफ गॉड चिल्ला रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस तरीके से बेइज्जती करने की? तुम जानते भी हमारा परिवार कौन सा है? एक बार हमारे परिवार को पता चल गया ना, वो तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर हमारा एमसी एकदम गुस्से में बोलता है कि बकवास बंद कर, घुटने टेक अपने।
बेचारा एकदम से घुटने टेक देता है और बोल रहा होता है कि बहुत हो गया है। हमारा एमसी बोलता है कि 15 सन ऑफ गॉड, अगर तुम मेरी कैद में हो और मेरे आइलैंड पर हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि चुपचाप मेरे कंट्रोल में रहो, क्योंकि ये आइलैंड मेरा है। यहाँ पर मेरा कंट्रोल चलता है, मेरी इच्छा चलती है। यहाँ पर मैं जो चाहूँगा वही होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पर घुटने टेको और मेरे सामने सिलेंडर करो। यहाँ पर 17 सन ऑफ गॉड को भी हमारा एमसी बोलता है कि 17 सन ऑफ गॉड, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर बोलता है कि मेरा नाम जैन है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिस पर एमसी बोलता है कि चलो अच्छी बात है। खैर, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम दोनों अलग अलग हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों की स्पिरिचुअल पावर अलग अलग है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुमने 3 सन ऑफ गॉड को फॉलो करना क्यों डिसाइड किया? जिस पर बोलता है कि हमारे साथ साथ 13 सन ऑफ गॉड भी है जो इसमें शामिल है। हमारा एनसी बोलता है और कौन है? जिस पर बोलता है कि 13 सन ऑफ गॉड। और एनसी बोलता है कि अच्छा। जिस पर वो नीचे जाने लग जाता है। सो गौशन बोलता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा एनसी बोलता है कि मैं 13 सन ऑफ गॉड को लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 सन ऑफ गॉड को इस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 70 सन ऑफ गॉड के पवेलियन का सीन, जहाँ पर उसका सर्वेंट बोल रहा होता है कि 7 सन ऑफ गॉड इस टाइम पर आराम कर रहे हैं, इसलिए 13 सन ऑफ गॉड आपको जाना होगा। जिस पर बोलता है कि लेकिन मैं 3 सन ऑफ गॉड का यहाँ पर मैसेज लेकर के आया हूँ 7 सन ऑफ गॉड के पास, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम सभी शामिल हो जाते हैं एक साथ और 3 सन ऑफ गॉड जो हमसे सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम उनकी बात मान ले, तो मुझे उम्मीद है कि हमें कभी पछतावा नहीं हो, जैसे मुझे पछतावा नहीं हो रहा है उसके नीचे काम करके। तभी वहाँ पर वो देखता है हमारे एमसी को, सो बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड आप यहाँ पर? और एमसी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिस पर बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो? लेने का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हमारा एमसी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ शामिल ना हो, मैं तुम्हें मेरे साथ शामिल होने का एक मौका दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं तुम्हें जबरन शामिल करूंगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा। जिस पर वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसी बकवास करने की? वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, तो हमारा एमसी अपनी न्याय के मोती के सया इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ में छेद कर देता है। जिस पर बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम अपनी न्याय के मोती का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो ना। जिस पर हमारा एमसी बोलता है ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से उसे पकड़ लेता है, जोर से उसके हाथ उठा देता है और बोलता है कि अब क्या हुआ? जिस पर वो हंसने लग जाता है। 13 सन ऑफ गॉड बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़कर यहाँ पर जीत चुके हो? बेवकूफ़ आदमी, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझकर अपने आप को पकड़ने दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर घोस्ट फायर है और मेरे पास घोस्ट बॉडी भी है, और ये घोस्ट फायर सब कुछ जला देती है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ ये हाथ भी वो जला डालेगी।